हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों एनसीईआरटी नोट्स, जो कि सामान्य विज्ञान का है दोस्तों। क्लास 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके इस पुस्तक को बनाया गया दोस्तों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों। आज का अध्याय नंबर 8 है दोस्तों, स्वास्थ्य एवं रोग। और इसके स्रोत के रूप में देख लेते हैं दोस्तों किस किस स्रोत से लेकर इस चैप्टर को बनाया गया है। तो एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 13 से दोस्तों हम बीमार क्यों होते हैं, और एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य रोग। इन तमाम चैप्टर को लेकर दोस्तों इस अध्याय को बनाया गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO कहा जाता है दोस्तों, और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? इसका गठन 1948 ईस्वी में हुआ। और WHO के अनुसार स्वास्थ्य का क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो इसका अभिप्राय केवल रोग मुक्त होने से संबंध नहीं है दोस्तों। इसका तात्पर्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक जीवन क्षमता को पूर्ण रूपेण जो कोऑर्डिनेशन होता है, उसी स्थिति को स्वास्थ्य कहा गया है WHO के अनुसार। तो इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि दोस्तों कि WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और इसका गठन 1948 में हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों। अच्छा स्वास्थ्य हमारे कार्य करने की क्षमता को बढ़ावा देता है। यह हमारे सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने में सहायक होता है दोस्तों। यह हमें बिना अधिक कठिनाइयों के मानसिक व सामाजिक दबावों को वहन करने की क्षमता प्रदान करता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं रोग। रोग क्या है दोस्तों? तो रोग शरीर की वह अवस्था है जिसमें शरीर की कार्य की यानी एनाटोमी सुचारू रूप से ना चलकर कुछ या अधिक परिवर्तित हो जाती है। यानी जो शरीर का जो फंक्शन है दोस्तों, काम करने वाला जो शरीर में है, वो सारा जो है वो क्या कर जाता है दोस्तों? सुचारू रूप से ना चल के अधिक परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। तथा अर्थात शरीर के स्वास्थ्य संरचनात्मक तथा क्रियात्मक अवस्था में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है, उसी ही रोग कहते हैं। तो रोगों के संकेत देखते हैं दोस्तों। हमारे शरीर के अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम में किसी विशेष कार्य को संपन्न करने हेतु कुछ विशिष्ट अंग महत्वपूर्ण होते हैं। रोग की स्थिति में शरीर के एक अथवा अनेक अंग तंत्रों की क्रिया एवं संरचना में परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं, और ये परिवर्तन रोग के लक्षण को जन्म देते हैं। रोग के लक्षण हमारे अस्वस्थ होने का संकेत देते हैं दोस्तों। जैसे कुछ लक्षण हैं, जैसे सर्दी होना, सिर दर्द होना, खांसी होना, दस्त होना आदि। ये संकेत देता है दोस्तों कि हमारा शरीर जो है रोगग्रस्त हो सकता है, किंतु स्पष्टता यह नहीं बताता कि कौन सा रोग होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। रोग के चिन्ह वे विशिष्ट लक्षण होते हैं जिनके आधार पर चिकित्सक किसी विशेष रोग के होने की पुष्टि करते हैं। तो बहुत तरीके के रोग होता है दोस्तों, और उस रोग का अलग अलग जो है विशिष्ट लक्षण होता है, चिन्ह होता है। उसी के आधार पर कोई भी जो है डॉक्टर जो है ये पुष्टि करता है कि किस रोग से व्यक्ति ग्रस्त है। आगे देखते हैं दोस्तों रोग के प्रकार। तो रोग के प्रकार को देखते हैं दोस्तों। रोग उत्पन्न करने वाले कारकों के आधार पर मनुष्य में पाए जाने वाले समस्त रोगों को 2 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया है दोस्तों? तो 2 वर्गों में। पहला है जन्मजात रोग। पहला है जन्मजात रोग। तो जन्मजात रोग में क्या होता है दोस्तों? तो ऐसा रोग जो होता है जो जन्म से ही प्रारंभ होता है, यानी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके साथ ही वो रोग उसका चलता चला जाता है, और इसे आनुवांशिक या अव्यवस्था के दौरान या कारण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। जैसे दांत्र कोशिका अराक्ता, हीमोफीलिया और विभिन्न अंगों के विकास में विकार आदि जन्मजात रोग होता है। और दूसरा होता है दोस्तों उपार्जित रोग। उपार्जित रोग क्या है दोस्तों? कि जन्म के बाद जो उत्पन्न होता है उसे ही उपार्जित रोग कहते हैं। तो एक हुआ जन्मजात रोग दोस्तों। तो जन्मजात रोग जन्म के साथ ही होता चला जाता है, और उपार्जित रोग क्या है? जन्म के बाद उत्पन्न होता है। अब उपार्जित रोग के रूप प्रकार को देखते हैं दोस्तों। तो असंक्रामक रोग और संक्रामक रोग के रूप में देख सकते हैं। असंक्रामक रोग के रूप में देखते हैं दोस्तों।
यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होता। यानी वो संक्रामक रोग क्या है दोस्तों कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। जैसे देख सकते हैं दोस्तों एलर्जी, यदि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसका जो है वो दूसरे व्यक्ति तक में नहीं फैलेगा। यह बाह्य पदार्थ जैसे धूल, परागकण, रेशम, नायलॉन, रासायनिक पदार्थों व कभी कभी खाद्य पदार्थों से होती है। उदाहरण के लिए छींक होना, खुजली का होना, ये सब एलर्जी के कारण ही होता है और ये वो संक्रामक रोग है दोस्तों, एक दूसरे से दूसरे में नहीं फैलती है। दूसरा देखते हैं दोस्तों कुपोषण संबंधी। तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज में ये रोग पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। यानी अगर किसी पोषक तत्व का हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो उस स्थिति में कुपोषण संबंधित बीमारी होती है दोस्तों, जैसे मैरेस्मस हो गया, क्वैशियोरकर हो गया आदि। अपहसित रोग यानी डेजीनेरेटेड डिजीज, इसमें क्या होता है दोस्तों कि यह रोग किसी अंग जैसे फेफड़ा हो गया दोस्तों, हृदय हो गया, यकृत हो गया, वृक्क हो गया, यकृत मतलब लीवर हो गया आदि के सही प्रकार से कार्य ना करने के कारण होता है। तो अपहासित रोग क्या हो गया, तो इस स्थिति में क्या हो गया दोस्तों कि जैसे फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया, यकृत, वृक्क, ये सब जो है सही प्रकार से कार्य नहीं करते हैं। इसको उदाहरण के रूप में देख सकते हैं दोस्तों कोरोनरी आर्टरी स्क्लेरोसिस आदि जो है इसके उदाहरण हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कैंसर भी एक रोग है दोस्तों। यह रोग शरीर के किसी भी भाग में अविभेदित कोशिकाओं के ट्यूमर के रूप में विकसित होता है। जैसे उदाहरण के रूप में देख सकते हैं दोस्तों मुख का कैंसर हो जाता है, लीवर का कैंसर हो जाता है दोस्तों, गर्भाशय का कैंसर हो जाता है, फेफड़े का कैंसर हो जाता है। तो ये भी जो है वो संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है दोस्तों मानसिक रोग यानी मेंटल डिजीज में क्या हो जाता है दोस्तों कि तंत्रिका तंत्र में विकृति से मानसिक रोग उत्पन्न होता है। जैसे डिप्रेशन हो गया दोस्तों, हिस्टीरिया हो गया, या आत्महत्या की प्रवृत्ति हो जाता है दोस्तों कि आत्महत्या करने का इच्छा होने लगता है, और तनाव हो जाता है आदि मानसिक रोग के कारण होते हैं। तो वो संक्रामक रोग में हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, मानसिक रोग हो गया, कैंसर हो गया, अपहसित रोग हो गया, कुपोषण संबंधी हो गया, एलर्जी हो गया, ये सभी जो है वो संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं औद्योगिक व अन्य प्रदूषण संबंधी रोग। तो डिजीज ड्यू टू इंडस्ट्रियल एंड अदर पॉल्यूशन, तो इसमें क्या होता है दोस्तों जैसे फैक्ट्रियों और वाहनों आदि से जो उत्पन्न होने वाला जो प्रदूषण होता है दोस्तों, उससे मनुष्य में सांस लेने में दिक्कत होती है दोस्तों, या फिर चर्म यानी स्किन संबंधी अनेक रोग उत्पन्न होता है। ये सारे रोग जो है वो संक्रामक रोग है, यह एक दूसरे से नहीं फैलता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग क्या होता है दोस्तों, वह रोग जिसका तत्कालीन कारण जैविक कारक होता है। जैसे संक्रामक रोग मुख्य रूप से किसके कारण होता है, या तो जीवाणु के कारण होगा, या विषाणु के कारण होगा, या कवक होगा, यानी बैक्टीरिया के कारण हो सकता है दोस्तों, वायरस के कारण हो सकता है, और कवक के कारण हो सकता है। और ये जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, उन्हें ही संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग रोगी से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, या संपर्क में आने से संचरित हो सकती है। जैसे हैजा हो गया दोस्तों, मलेरिया हो गया, एड्स हो गया, जुकाम हो गया, चेचक, प्लेग, खसरा, डिप्थीरिया, ये सारे जो बीमारी है दोस्तों ये संक्रामक रोग के हैं। आगे देखते हैं दोस्तों एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव जो संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं उसे संक्रामक कारक कहते हैं। यानी इन्फेक्शन एजेंट किसे कहा जाता है दोस्तों, तो वो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जो भी जीव होता है जो संक्रामक रोग उत्पन्न कर सकता है दोस्तों, उसे ही इन्फेक्शन एजेंट कहते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ये जीव रोग कारक यानी पैथोजन कहलाते हैं। यानी जो रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं दोस्तों उसे ही है ना रोग कारक यानी पैथोजन कहते हैं दोस्तों। और इन्फेक्शन एजेंट कौन हो गया, जो संक्रामक रोग उत्पन्न करता है। इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया दोस्तों, जैसे विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, शैवाल हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इन तमाम चीज़ों से जो है एक दूसरे में फैलती है। संक्रामक रोग एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न साधनों द्वारा फैल सकता है दोस्तों, जैसे, और इसे ही संचारी रोग कहते हैं। यानी संचारी रोग क्या हो जाता है दोस्तों कि संक्रामक रोग जो है एक संक्रमित व्यक्ति से, यानी जो बीमार है दोस्तों, उससे स्वस्थ व्यक्ति तक बहुत सारे साधनों के साथ जो है पहुंच सकता है दोस्तों, और इसे ही संचारी रोग कहते हैं।
आगे देखते हैं दोस्तों, रोग विभिन्न साधनों जैसे जल, वायु, लैंगिक संपर्क से मुख्यतः कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो एड्स होता है, आदि वाहक द्वारा फैलते हैं। इनके विषय में आगे विस्तार पूर्वक बताया गया दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या क्या दिया हुआ है संक्रामक रोग से संबंधित। तो वायु संचारी या जनित रोग, तो वायु से संबंधित और जनित रोग कौन कौन सा है दोस्तों, तो देखते हैं। ऐसे रोगों के सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वायु द्वारा फैलते हैं। जब रोगी व्यक्ति छींकता है अथवा खांसता है तो उस समय छोटे छोटे बूंदक यानी ड्रॉपलेट बाहर निकलते हैं और ये बूंदक जो है समीप उपस्थित किसी अन्य व्यक्ति के सांस द्वारा उसके शरीर में घुस जाते हैं दोस्तों, यानी प्रवेश कर जाते हैं और इनसे जो है सूक्ष्म जीवों को नए स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित करने का अवसर मिल जाता है। उदाहरण के रूप में इसका देख सकते हैं, वायु संचरित का उदाहरण जो है वो साधारण जुकाम हो गया दोस्तों, या निमोनिया हो गया, या क्षय रोग हो गया। क्षय रोग यानी टीबी रोग जो कहते हैं। किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर वायु संक्रमित रोग के होने की संभावना सबसे अधिक होती है। यानी किसी संक्रमित व्यक्ति के अगर संपर्क में हम लोग आते हैं दोस्तों तो उस स्थिति में वायु संक्रमित रोग होने के अधिक संभावना हो सकती है दोस्तों। बंद क्षेत्रों में बूंदकों यानी ड्रॉपलेट्स जो है दोस्तों उसकी उपस्थिति के कारण ही जो है खतरा उत्पन्न होता है दोस्तों। अतः उच्च जनसंख्या यानी जहाँ ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है वहाँ वायु संवहन ठीक से नहीं हो पाता और वहाँ के लोग वायु जनित रोग से सरलता से ग्रसित हो जाते हैं। यानी जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होती है दोस्तों वो घनिष्ठ आबादी वाले क्षेत्र में ज़्यादातर वायु जनित रोग ही होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, जल संचरित या जनित रोग, यानी जल से होने वाले रोग कौन कौन सा है दोस्तों, जो कि संचरित रोग है। तो इन रोगों में सूक्ष्म जीव जल द्वारा फैलते हैं। जब संक्रमणीय रोग जैसे हैजा से ग्रसित रोगी के अपशिष्ट पेयजल में मिल जाते हैं और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति अनजाने में इस जल का सेवन कर लेता है तो रोगाणुओं को एक नया पोषी यानी अलग सा होस्ट मिल जाता है दोस्तों, जिससे वह व्यक्ति भी इस रोग से ग्रस्त हो जाता है। ऐसे रोग अधिकांशतः साफ पेय जल ना मिलने के कारण फैलते हैं दोस्तों। और इसका अन्य उदाहरण के रूप में देख सकते हैं जो जल जनित रोग है दोस्तों कौन कौन सा है, टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया, दस्त हो गया दोस्तों, ये जो है जल संचरित रोग है। आगे देखते हैं दोस्तों, लैंगिक संचारी रोग। लैंगिक संचारी रोग यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इसे शॉर्ट में STD भी कहा जाता है। तो लैंगिक संचारी रोग यानी क्या हो गया दोस्तों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD उन सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं जो लैंगिक संपर्क के दौरान शरीर के तरल द्वारा एक साथी से दूसरे साथी में स्थानांतरित हो जाता है दोस्तों, और इसे ही यौन संक्रमित रोग कहते हैं। लैंगिक संचारी रोग सामान्य संपर्क जैसे हाथ मिलाना, गले मिलना, खेल कूद अथवा कोई अन्य विधि जिसमें हम सामाजिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं से नहीं फैलता है। यानी कोई भी जो लैंगिक संचारी रोग है वो जो है कभी भी जो है संपर्क में आने से, जैसे हाथ मिलाना, गले मिल लेते हैं दोस्तों, या खेल कूद या कोई अन्य विधि भी करते हैं जो सामाजिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो उस स्थिति में जो है लैंगिक संचारी रोग STD नहीं फैलता है। तो इसका मुख्य उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, सिफिलिस व एड्स प्रमुख लैंगिक संचारी रोग हैं। यानी कोई व्यक्ति सिफिलिस से या एड्स से ग्रसित है तो उससे हाथ अगर मिलाया जाए, गले मिला जाए या किसी भी तरीके से एक दूसरे से सामाजिक रूप से संबंध हो तो उस स्थिति में जो है ये जो है नहीं पहुंचता है, एक दूसरे व्यक्ति से ट्रांसफर नहीं होता है। जबकि अगर लैंगिक संबंध यौन संबंध स्थापित किया जाए तो सिफिलिस और एड्स जैसी बीमारी एक दूसरे में स्थानांतरित हो जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, रोग वाहकों द्वारा रोग का फैलना। तो कुछ जंतु जो हमारे चारों ओर उपस्थित पर्यावरण में रहते हैं एवं रोग जनकों यानी कीटाणुओं को रोगग्रस्त व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचाते हैं, अतः ये मध्यस्थ का कार्य करते हैं जिन्हें रोगवाहक या वेक्टर कहते हैं। तो रोगवाहक क्या हो गया दोस्तों, कि जो जंतु जो है हमारे चारों ओर ही उपस्थित रहते हैं दोस्तों, और ये क्या करते हैं, कीटाणुओं को रोगग्रस्त व्यक्ति से दूसरे जो स्वस्थ व्यक्ति है वहाँ तक पहुँचाते हैं, और इस बीच में जो है वो मध्यस्थता करते हैं दोस्तों, और इसे ही रोगवाहक या वेक्टर कहते हैं।
उदाहरण के लिए दोस्तों जैसे मच्छर, तो मच्छर में जो एनाफिलीज मादा मच्छर होती है दोस्तों, वो मलेरिया की वाहक होती है। यानी एक ग्रसित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में जो है मलेरिया रोग को फैलाने में जो मुख्य रूप से कार्यकारी है वो कौन है दोस्तों, तो मच्छर, वो भी एनाफिलीज मादा। और क्यूलेक्स जो मच्छर है दोस्तों, वो फाइलेरियसिस के लिए, एडीज जो है वो पीत ज्वर और डेंगू के लिए है। आगे देखते हैं दोस्तों, मक्खियाँ जैसे घरेलू मक्खी, टाइफाइड एवं हैजा, सीसी मक्खी निद्रालु रोग यानी जो निंद्रा रोग या नींद आने वाला रोग है दोस्तों, और सैंड फ्लाई काला जार रोग से संबंधित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है टाइफाइड या हैजा किससे संबंधित है दोस्तों, तो घरेलू मक्खी वगैरह से जो है वो संचरित होती है दोस्तों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। जबकि सीसी मक्खी के काटने से जो है निंद्रा रोग यानी नींद आने वाली रोग हो जाती है दोस्तों। जबकि सैंड फ्लाई की वजह से जो है कालाजार बीमारी होता है। कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों को विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, यानी संक्रामक रोगों का विस्तृत विवरण देखते हैं दोस्तों। जीवाणु जनित रोग, तो रोग के रूप में देखते हैं दोस्तों ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसे टीबी भी कहा जाता है दोस्तों। और इसका जो रोग कारक है यानी एक दूसरे से फैलाने के लिए जो रोग कारक है दोस्तों, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है यानी टीबी का रोग कारक माना जाता है। यानी वाहक और संक्रमण विधि, तो वाहक क्या है दोस्तों, कि संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने के दौरान जो है ना थूक निकलती है दोस्तों या मुक्त बूंद निकलती है को जो है स्वस्थ व्यक्ति द्वारा अगर सांस में ले लिया जाता है तो उस स्थिति में टीबी फैल जाती है। इसका लक्षण क्या है दोस्तों, इस रोग के जीवाणु फेफड़ों यानी लंग्स, त्वचा, आंत और अस्थियों में ग्रंथियां बनाकर रहते हैं। टीबी के आरंभ में व्यक्ति अत्यधिक थकान महसूस करता और धीरे धीरे रोगी को भूख कम लगने लगता है। और इसका निवारण और नियंत्रण क्या है दोस्तों, तो इस रोग से बचने के लिए जो है बीसीजी का टीका लगाना पड़ता है दोस्तों। इस रोग से टीबी से बचने के लिए किसका टीका लगाना पड़ता है दोस्तों, तो बीसीजी का टीका लगाना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हैजा, यानी हैजा को ही कोलरा कहा जाता है इंग्लिश में दोस्तों। और इसका जो रोग कारक है वो क्या है, विब्रियो कॉलेरी जो है ये हैजा का रोग कारक है दोस्तों। और वाहक या संक्रमक विधि बोल सकते हैं, संक्रमण विधि दोस्तों, तो ये मक्खी द्वारा संदूषित जल व भोजन से होती है। यानी मक्खी द्वारा जो है एक दूसरे जगह से घरेलू जो मक्खी होती है उसके वजह से भी जो है हैजा रोग होता है। इसका जो लक्षण है वो दोस्तों, उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, दस्त यानी उल्टी होने लगता है दोस्तों। खनिज तत्वों की अत्यधिक हानि से वृक्क को नुकसान होता है, यानी किडनी को जो है नुकसान होने लगता है अत्यधिक मात्रा में अगर दस्त होने लगेगा तो। इसका निवारण क्या है दोस्तों, तो उबला जल पानी पिया जाए दोस्तों, पका हुआ भोजन खाना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, और कोलेरा टीका द्वारा प्रतिरक्षण करना चाहिए, और ORS का ज़्यादा से ज़्यादा घोल का सेवन करना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मियादी बुखार, जिसको टाइफाइड कहते हैं दोस्तों या आंतरिक ज्वार भी कहते हैं। इसका रोग कारक क्या है, साल्मोनेला टाइफी। तो मियादी बुखार यानी टाइफाइड का क्या है, साल्मोनेला टाइफी। और इसका जो वाहक है दोस्तों ये क्या है दोस्तों, तो ये जीवाणु मुक्तः दूषित जल के माध्यम से पानी के द्वारा होता है दोस्तों। और इसका लक्षण है मियादी बुखार से ग्रसित व्यक्ति को लंबे समय तक बुखार रहता है दोस्तों। और निवारण में क्या है दोस्तों, तो खाद्य पदार्थों को हमेशा ढककर रखना चाहिए। इस रोग में जो है क्लोरोमफेनिकोल और क्लोरोमाइसिटीन नामक दवाइयाँ लाभदायक रहती है। रोगी को टैब का टीका लगाना चाहिए इस स्थिति में दोस्तों। दस्त है दोस्तों, इस स्थिति में क्या रोग कारक क्या है, जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस। और इसमें वाहक क्या है दोस्तों, तो संदूषित भोजन हो गया, जल हो गया, हाथ हो गया और कपड़ों द्वारा जो है फैलता है। लक्षण इसका क्या है दोस्तों, तो वोमिटिंग यानी उल्टी होना चालू हो जाता है, दस्त यानी टॉयलेट होना चालू हो जाता है। और इसमें क्या है निवारण दोस्तों, तो स्वच्छता का ध्यान रखना है दोस्तों, और ORS घोल ज़्यादा से ज़्यादा देना है। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक औषधि भी लेनी चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं विषाणु जनित रोग, यानी वायरस से होने वाला कौन कौन सा रोग है दोस्तों। तो इसमें मुख्य रूप से याद रखना है, इन्फ्लुएंजा हो गया दोस्तों, हेपेटाइटिस A और B हो गया, एड्स हो गया, ये सभी जो है वायरस जनित रोग है। तो इसमें मुख्य रूप से रोग कारक ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इसे याद रख लेना है। तो इन्फ्लुएंजा जो है वो
किसके कारण होता है दोस्तों? तो मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा के कारण जो है इन्फ्लुएंजा रोग होता है, जबकि हेपेटाइटिस ए और बी जो है हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है, और जबकि एड्स जो है रिट्रो विषाणु यानी HIV के कारण होता है। तो एड्स किसके वजह से होता है दोस्तों? HIV के कारण होता है, यानी रिट्रो विषाणु के वजह से जो है एड्स होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों रेबीज या हाइड्रोफोबिया। ये रैबिडो विषाणु के कारण होता है दोस्तों, और डेंगू जो है ये आर्बो विषाणु यानी आर्बो वायरस के कारण होता है। तो मुख्य रूप से याद रखना है दोस्तों, डेंगू हो गया, रेबीज हो गया, ये सभी जो है वायरस जनित रोग है यानी पोलियो भी जो है वो वायरस से होने वाला रोग है दोस्तों, और इसका रोग कारक पोलियो विषाणु होता है। चलिए दोस्तों, अब कुछ प्रोटोजोआ से संबंधित होने वाले रोग देख लेते हैं दोस्तों, जैसे मलेरिया हो गया, निद्रालु रोग हो गया यानी नींद आने वाला दोस्तों, कालाजार हो गया जिसे लिस्मेनियस भी कहा जाता है। देखते हैं दोस्तों, तो प्रोटोजोआ से मुख्य रूप से याद रखना है, प्रोटोजोआ से मलेरिया और निद्रा रोग होता है और कालाजार होता है। रोग कारक में देख लेते हैं दोस्तों, तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है दोस्तों, जबकि निद्रालु रोग जो है ट्रिपनोसोमा ब्रूसी के कारण होता है, और कालाजार जो होता है वो लिस्मीनिया डोनोवेनी जो है इसका रोग कारक है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे तीनों को याद रखना है दोस्तों कि मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है, निद्रालु रोग जो है ट्रिपनोसोमा ब्रूसी के कारण होता है, जबकि कालाजार जो है वो जो है लिस्मीनिया डोनोवेनी के कारण होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कवक से संबंधित होने वाले रोग जो हैं, तो इसमें मुख्य रूप से जो है रिंग वॉर्म हो गया यानी दांत जो खुजली कहते हैं दोस्तों, और इसका रोग कारक जो है माइक्रोस्पोरम है और ट्राइकोफाइटोन है, जबकि एथलीट फूट का जो है वो ट्राइकोफाइटेन है। इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि ये जो एथलीट फूट जो है पैर में फलेरिया टाइप का जो मोटा पैर हो जाता है उसे ही एथलीट फूट कहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि वे रासायनिक पदार्थ जो पोषक यानी जो होस्ट है दोस्तों सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया, द्वारा निम्न सांद्रता से उत्पन्न किए जाते हैं, और जिनमें अन्य आक्रामक सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को अवरुद्ध करने की क्षमता होती है, उसे ही प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक कहते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या करता है दोस्तों कि जो भी रासायनिक पदार्थ से जो होस्ट होता है यानी सूक्ष्म जीवियों जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया, उसमें क्या होता है दोस्तों कि निम्न सांद्रता से उत्पन्न किए जाते हैं दोस्तों, मुख्य रूप से यानी जीवाणु तथा कवक को निम्न सांद्रता से उत्पन्न किया जाता है, और उसमें अन्य आक्रामक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को अवरुद्ध करने की क्षमता होती है, उसे ही प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक कहते हैं। ये सामान्यतः आक्रामक जीवाणुओं को महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन, जिसकी खोज वर्ष 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कवक पेनिसिलियम से की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है दोस्तों कि प्रथम एंटीबायोटिक किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया दोस्तों। कब बनाया गया? 1929 ईस्वी में बनाया गया, और कौन सा था दोस्तों? वो पेनिसिलिन नाम था उसका, और वो किस कवक से बना गया था दोस्तों? तो पेनिसिलियम से बनाया गया था। यह जीवाणु में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित कर देता है। तो एंटीबायोटिक क्या करता है दोस्तों कि जीवाणु में जो है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल बनाने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको बाधित कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो जीवाणु कोशिका भित्ति नहीं बना सकते वे सरलता से नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। मानव की कोशिकाएं कोशिका भित्ति नहीं बना सकती, इसलिए पेनिसिलिन का प्रभाव नहीं होता, यानी मानव के शरीर में जो कोशिका है दोस्तों वो जो है कोशिका भित्ति नहीं बनाती, इसलिए पेनिसिलिन का जो प्रभाव है वो मानव शरीर पर नहीं होता है। पेनिसिलिन ऐसे सभी जीवाणुओं को प्रभावित करती है जिनमें कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार बहुत से एंटीबायोटिक जीवाणुओं को अनेक जाति को प्रभावित करते हैं, ना कि केवल एक जाति को।
आगे देखते हैं दोस्तों संक्रामक रोगों के निवारण की कुछ विधियां हैं दोस्तों कि संक्रामक रोग जो है उसका क्या क्या निवारण किया जा सकता है दोस्तों। तो संक्रामक रोगों के निवारण की सामान्य विधियां निम्न है दोस्तों। पहला है, यह विधि मुख्यतः रोगी के संपर्क से बचने से संबंधित है। संक्रामक रोगों के निवारण हेतु जन स्वच्छता अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी स्वच्छ जो है वो स्वच्छता बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों संक्रामक रोग से बचने के लिए। पर्यावरण से संबंधित रोग के निवारण की विभिन्न विधियां नीचे दी गई है। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे सूक्ष्म जीव और विधि उसके बचने का। तो सूक्ष्म जीव जैसे वायु जनित या वातोड़। तो आगे देखते हैं दोस्तों सूक्ष्म जीव यानी वायु जनित या वातोड़ सूक्ष्म जीवी। तो भीड़ रहित स्थानों पर निवास करता है दोस्तों। जल जनित या जलोढ़ सूक्ष्म जीवी कहाँ रहते हैं दोस्तों? तो ये स्वच्छ जल पीना चाहिए इसमें, और इसके लिए पानी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारने के उपाय किए जाने चाहिए। तो जल जनित से बचने के लिए जो है संक्रामक रोग से ये उपाय किया जा सकता है दोस्तों। और रोग वाहक सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए साफ वातावरण में रहना चाहिए जहां मच्छर मक्खी आदि उत्पन्न ना होते हो दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों संक्रामक रोग के निवारण के अन्य नियम कुछ है दोस्तों, जैसे प्रबल प्रतिरक्षी तंत्र यानी स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। तो स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम मस्ट जरूरी है दोस्तों। प्रतिरक्षी तंत्र हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों से लड़ता है दोस्तों और वह उन्हें नष्ट कर देता है। यदि प्रतिरक्षी तंत्र सफलतापूर्वक कार्यरत रहता है तो हमें कोई रोग नहीं होता। प्रतिरक्षी तंत्र की कोशिकाएं रोगाणुओं के बढ़ने से पहले उन्हें मार देती है। यदि रोगाणुओं की संख्या नियंत्रित हो जाती है तो रोग की अभिव्यक्ति बहुत कम होती है। अर्थात संक्रामक रोगाणुओं से संक्रमित होने का अर्थ यह नहीं है कि हमें कोई प्रभावी बीमारी होगी। तो संक्रामक रोगाणुओं से संक्रमित होने का अर्थ क्या है दोस्तों? कि हमें कोई बीमारी ही हो ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है। तो इम्यून सिस्टम में मुख्य रूप से क्या लड़ता है दोस्तों? तो WBC जो ब्लड में होता है दोस्तों वही हमारे इम्यून सिस्टम कहलाता है। संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट अगर लिया जाए तो इस स्थिति में प्रतिरक्षा तंत्र के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में पर्याप्त संतुलन, भोजन तथा पोषण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए उचित मात्रा में भोजन की उपलब्धता संक्रामक रोगों से बचने के लिए दूसरी मूल आवश्यकता है। सबसे पहला क्या है दोस्तों? तो इम्यून सिस्टम को बेहतर करना। दूसरा है संतुलित आहार लेना। आगे देखते हैं दोस्तों संक्रामक रोगों के निवारण की कुछ विशिष्ट विधियां हैं दोस्तों। पहला है प्रतिरक्षाकरण। जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र यानी रोगाणुओं के प्रति प्रतिक्रिया करता है और फिर इसके विशिष्ट रूप एवं गुण का स्मरण यानी मेमोराइज कर लेता है दोस्तों। जब वही रोगाणु या उसे समान कोई अन्य रोगाणु पुनः शरीर के संपर्क में आता है तो यह प्रतिरक्षा तंत्र पूर्ण शक्ति से उसे नष्ट कर देता है। अतः पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। यह प्रतिरक्षाकरण यानी इम्यूनेशन के नियम का आधार है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इस स्थिति में क्या होता है, इम्यून सिस्टम पर अगर कोई पहली बार किसी को बीमारी होता है दोस्तों तो उस स्थिति में जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो रोगाणुओं से लड़ता है दोस्तों, और उस स्थिति में जो है वो स्मरण यानी मेमोराइज कर लेता है कि इस स्थिति से लड़ने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। और पुनः जब कोई वही रोग आता है तो या उससे संबंधित कोई रोग होता है तो उस स्थिति में हमारा शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है यानी वो इम्यून सिस्टम है पूरी शक्ति से उससे लड़ता है और उसे नष्ट कर देता है। और जो पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण जो है उस जल्दी ही ठीक हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को प्रतिरक्षाकरण कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों टीकाकरण। ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर, तो एडवर्ड जेनर कहाँ से के थे दोस्तों? तो ब्रिटिशर थे, ने सर्वप्रथम 1976 ईस्वी में जेम्स फिप्स नामक बच्चे को चेचक या बड़ी माता का टीका लगाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि सबसे पहले टीका किसके द्वारा लगाया गया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा टीका का खोज किया गया था। और किसे लगाया गया था दोस्तों? तो जेम्स फिप्स को लगाया गया था 1976 में। प्रथम टीके का निर्माण गाय यानी गौ चेचक
कॉपॉक्स द्वारा किया गया था, इसलिए इसे वैक्सीन यानी वैक्सीन नाम दिया गया, क्योंकि लैटिन भाषा में गाय को वेका कहा जाता है। तो वैक्सीन नाम कैसे पड़ा दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सबसे पहला जो टीके का निर्माण हुआ था वो किसके लिए हुआ था, तो गाय के लिए हुआ था, जो गौ चेचक रोग होता था उससे लड़ने के लिए हुआ था दोस्तों। और जो है लैटिन भाषा में गाय को ही वेका यानी वेका कहा जाता है, इसलिए इसका नाम वैक्सीन पड़ गया। आगे देखते हैं दोस्तों, टीकाकरण में शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाया जाता है। यानी टीकाकरण की प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों कि जो संक्रमण आने का खतरा है उससे पहले ही वो संक्रमण को शरीर में डाल दिया जाता है हल्की मात्रा में। उससे क्या होता है कि प्रतिरक्षा तंत्र यानी हमारा इम्यून सिस्टम जो है उससे लड़ने की पुरजोर कोशिश करता है दोस्तों, और इसीलिए जो है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मूर्ख बन जाता है और उससे संबंधित वो मेमोरी सेल को पहले से ही निर्माण कर लेता है। यह उन रोगाणुओं को नकल करता है जो समानता संक्रमण द्वारा शरीर में पहुंचते हैं। यह वास्तव में रोग नहीं उत्पन्न करता, बल्कि रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं को तथा उसके बाद रोग उत्पन्न करने से रोकता है। टीका मृत यानी डेड या दुर्बल संक्रामक कारकों या उनके उत्पाद से तैयार किया जाता है। तो टीका किससे तैयार किया जाता है दोस्तों कि डेड हो गया या जो है दुर्बल है संक्रामक कारकों या उनके उत्पाद से तैयार किया जाता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक विशिष्ट रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षी बनाने हेतु प्रेरित करता है। यानी हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो मेमोरी सेल बनाने के निर्माण की प्रतिक्रिया को जो है बताता है, जिसके कारण जो है इम्यून सिस्टम जो है आने वाली नेक्स्ट बीमारी से लड़ने की क्षमता पैदा कर लेता है। संक्रामक रोगों के निवारण हेतु अनेक टीके उपलब्ध हैं जो कि रोग विशिष्ट होते हैं, और वे रोग जिनके विरुद्ध टीके उपलब्ध हैं वो निम्नवत है, जैसे डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस DDT, और HIV टीका है, HIV टीका है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पोलियो मेलाइटिस OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पोलियो मेलाइटिस OPV, इसे शॉर्ट में कहा जाता है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो हम लोग ओरल पीते हैं दोस्तों पोलियो वैक्सीन, उसी के बारे में। और हेपेटाइटिस B का जो है हेपेटाइटिस टीका होता है। तो DDT क्या हो गया दोस्तों, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस, इसी का शॉर्ट फॉर्म DDT होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस में किस चीज़ का टीका देते हैं, BCG का। तो याद रखना है दोस्तों, ये ट्यूबरकुलोसिस क्या था दोस्तों, तो टीबी था। टीबी को ही ट्यूबरकुलोसिस रोगवाहक के रूप में जानते हैं दोस्तों, और इसे BCG टीका द्वारा देकर ठीक किया जाता है। बैसिलस कैलमेटे ज्यूरिन जो है इसका नाम है टोटल दोस्तों BCG का फुल फॉर्म। ये टीके बच्चों को की संक्रामक रोगों से रक्षा करने के लिए भारत के सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध है दोस्तों, और टीके को उचित आयु में दिया जाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए हेपेटाइटिस A के विरुद्ध टीका बाजार में उपलब्ध है। यानी टीके के रूप में हेपेटाइटिस A हो गया, BCG का टीका हो गया, DDT का हो गया, इस तरीके से बहुत सारे टीके जो है उपलब्ध हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, हेपेटाइटिस विषाणु के कारण पीलिया हो जाता है, यह जल द्वारा फैलता है। इसके टीके को 5 वर्ष की आयु के बाद देना व्यर्थ है, क्योंकि तब तक बच्चा इसके संक्रमण के प्रभाव में आकर इसके विरुद्ध प्रतिरक्षी हो चुका होता है। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षीकरण यानी PPI कार्यक्रम की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 1995 में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये स्टैटिक जीके के रूप में भी पूछा जाता है कि भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षीकरण यानी PPI का जो शुरुआत है वो कब से किया गया दोस्तों, तो 1995 से किया गया। किसके द्वारा, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्ष तक के बच्चों को दिसंबर व जनवरी में ओरल पोलियो वैक्सीन OPV की 2 बूंदें दी जाती है। WHO द्वारा भारत को वर्ष 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। यद्यपि यह कार्यक्रम आज भी चल रहा है, जिससे इसके पुनः रोगग्रस्त करने की संभावना पूर्णतः समाप्त हो गया है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। भारत में सबसे पहले जो है पोलियो वैक्सीन कब चालू किया गया? 1995 में। और भारत पूर्ण रूप से जो है पोलियो मुक्त कब घोषित कर दिया गया WHO के द्वारा? तो 2014 में जो है भारत पोलियो मुक्त हो चुका था। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रतिरक्षा। किसी विशिष्ट रोगाणुओं के प्रति प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस प्राप्त करना ही प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी कहलाती है। यानी इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा क्या है दोस्तों? तो किसी भी विशिष्ट रोग के प्रति जो है प्रतिरोध उत्पन्न कर देना, यानी उसके विपक्ष में जो है क्षमता पैदा कर लेना ही जो है प्रतिरक्षा कहलाती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव विज्ञान की वह शाखा जो प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं से संबंधित है उसे प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो इम्यूनोलॉजी क्या हो गया दोस्तों? तो जीव विज्ञान की वह शाखा हो जाती है दोस्तों जो प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं से संबंधित होती है। वॉन बेहरिंग को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यानी इम्यूनोलॉजी का जो जनक है उसे किसे कहा जाता है? तो वॉन बेहरिंग को कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रतिरक्षा अवशिष्ट दो प्रकार की होती है। अवशिष्ट प्रतिरक्षा यानी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, और विशिष्ट प्रतिरक्षा यानी स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये दो प्रकार के जो है प्रतिरक्षा होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, अवशिष्ट या सहज या स्वाभाविक प्रतिरक्षा। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि यह प्रतिरक्षा मानव शरीर की समान अवस्था एवं शरीर तंत्रों की समुचित कार्य की पर भी निर्भर करती है। इसलिए पोषण, आयु, थकान, लिंग, जलवायु आदि इस प्रतिरक्षा के निर्धारक तत्व होते हैं। यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोग से सुरक्षा प्रदान करने के बजाय सभी रोगों के प्रतिजनों यानी एंटीजन से समान रूप से सुरक्षा प्रदान करती है, और इसको सहज तथा स्वाभाविक प्रतिरक्षा यानी इनेट और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी इसी कारण से कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अवशिष्ट प्रतिरक्षा का एक रूप जातीय प्रतिरक्षा है, जिसके अंतर्गत एक जाति में होने वाला रोग दूसरे जाति में नहीं होता। उदाहरण के लिए दोस्तों, चूजे में एंथ्रेक्स नहीं होता है क्योंकि एंथ्रेक्स का जीवाणु 37 डिग्री सेल्सियस पर ही सही प्रकार से वृद्धि कर पाता है, जबकि चूजों की समान तापक्रम ही 45 डिग्री सेल्सियस होती है। नस्ल प्रतिरक्षा देखते हैं दोस्तों, तो इस स्थिति में क्या होता है कि अवशिष्ट प्रतिरक्षा का ही एक रूप है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, काली अफ्रीकी नस्ल के मानवों में हाशियाकार कोशिका अराक्ता यानी सिकल सेल एनीमिया बहुत सामान्य रोग है, परंतु ये मलेरिया से पीड़ित नहीं होते क्योंकि मलेरिया परजीवी को हाशियाकार कोशिकाओं में पूर्ण क्षमता से वृद्धि कर पाना संभव नहीं होता है। यानी जो अफ्रीकी नस्ल के लोग होते हैं दोस्तों, वहाँ जो है मलेरिया रोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों के जो कोशिका है वो हाशियाकार कोशिका होती है, यानी सिकल सेल एनीमिया के रूप में पाया जाता है दोस्तों। इसलिए जो है वहाँ के लोगों में मलेरिया रोग नहीं होता है। विशिष्ट या उपार्जित प्रतिरक्षा। इस प्रतिरक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पाद आक्रमणकारियों एवं प्रतिजनों से सुरक्षा के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के पृथक विशिष्टीकृत कोशिकाएं होती है। इसलिए इसे विशिष्टीकृत यानी उपार्जित प्रतिरक्षा यानी स्पेसिफिक और एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। यह जन्मजात ना होकर प्रतिजन के प्रभाव से अर्जित की जाती है, अतः उपार्जित प्रतिरक्षा कहलाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। तो इसी के बारे में कुछ दिया हुआ है, जैसे दोस्तों ये प्राकृतिक सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा और कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। आगे टीका के बारे में देखते हैं दोस्तों, यानी वैक्सीन। ये विभिन्न जीवाणुओं एवं विषाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं जो सक्रिय एवं निष्क्रिय रोगाणुओं के लिए टीका बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं। जीवाणु टीका क्या होता है? बैक्टीरियल वैक्सीन। इसे अक्रिय जीवाणु कोशिका से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। टॉक्साइड यानी जीव विषाणु क्या होता है? यह विषाणु का विष होता है, यानी जो वायरस है उसका ही विष होता है। इसे भी अक्रिय जीवाणु कोशिकाओं से प्राप्त किया जाता है। आगे देखते हैं वायरल वैक्सीन। तो वायरल वैक्सीन में क्या होता है दोस्तों? यानी विषाणु टीका। विषाणुओं के शरीर के विभिन्न भागों से इस प्रकार के अनेक टीके तैयार किए जाते हैं, जैसे पोलियो, चेचक आदि जो है वो क्या है? वायरल वैक्सीन का उदाहरण है। आगे देखते हैं दोस्तों निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। तो इसमें जो है मुख्य रूप से ये दो प्रकार की होती है दोस्तों।
प्राकृतिक अक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा यानी नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। इस प्रतिरक्षा को जन्मजात उपार्जित अक्रिय प्रतिरक्षा भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि भ्रूण में माता के रुधिर से बनी हुई प्रतिरक्षा यानी माता प्रतिरक्षी भ्रूणीय परिवहन के द्वारा प्रवेश कर जाती है एवं जन्म के पश्चात 3 से 6 माह तक जीवित रहती है। ठीक इसी प्रकार जन्म के पश्चात माता का शुरुआती दूध अथवा कोलोस्ट्रम यानी फर्स्ट मिल्क और कोलोस्ट्रम वास्तव में प्रतिरक्षी यानी ए, जी और एम का ही घोल होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है दोस्तों? इसे आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं दोस्तों। इस स्थिति में क्या होता है कि इस प्रकार की प्रतिरक्षा मानव शरीर में प्रतिरक्षी सीरम को कृत्रिम रूप से इंजेक्शन द्वारा रुधिर परिवहन में प्रवेश कराने के कारण होती है। जैसे टेटनस हो गया दोस्तों, रेबीज हो गया, खाद्य विषाक्तता और सर्प विष आदि में जो है वो कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, वहां जाकर देख लें, बहुत सारे PDF आप लोगों को वहां मिल जाएगा और इसका भी PDF जो है वहां अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।